नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं सामान्य हिंदी के लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। मैंने लास्ट क्लास में आपको वर्ण विचार पढ़ाया था और उसी वर्ण विचार को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा मैं और आगे आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि मैंने ये सब आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें मैंने वर्ण के बारे में बताया था कि टोटल अगर कुल वर्ण होते हैं 52 होते हैं, स्वर हमारे पास 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। उसके बाद मैंने 33 का भी आपको 52 कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं और ये 33 कौन कौन से आएंगे, जिसमें स्पर्श, अंतस्तः और आपका उष्ण व्यंजन होते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको आज बता रही थी, सॉरी लास्ट क्लास में ही बता दिया ये भी मैंने आपको, कि 11 स्वर होते हैं और ये 11 स्वर को किस तरीके से संधि कर बनाया गया है या कैसे विच्छेद करके बनाया गया है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके साथ साथ मैंने इनके उच्चारण स्थान भी बता दिए थे कि जो ये अ है ये कंठ से बोला जाता है और ई जो है आपको पहले से तालु से, आपको ये सारा एक्सप्रेस कर चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं पढ़ा रही हूँ। मेरी पहले जो नहीं देखे हैं बच्चे वो पहले वाली वीडियो देख ले, ठीक है। आज उसके बाद मैंने आपको अयोगवह बताया था, तो अयोगवह 2 होते हैं, जिसमें से अनुस्वार और एक विसर्ग होता है। अनुस्वार का मतलब होता है जिसको हम नाक की सहायता से बोलते हैं, मतलब मुंह की भी सहायता होती है बट नाक की ज्यादा सहायता होती है। जैसे कि चांद, तो चांद बोलते समय जो बिंदु प्रयोग करते हैं वो न का उच्चारण दे रहा है तो वो नाक से बोला जाता है, बट इसका कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है, उसकी बात करते हैं। अब यहाँ अनुस्वार जो है उसे अंक या विसर्ग को अह के नाम से भी जानते हैं। अंक जो है वो नाक से उच्चारण करने के कारण इसे नासिके कहा जाता है और ये अह जो है ये कंठ से बोलते हैं, इसे कंठे कहा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको अनुस्वार के नियमों के बारे में बता देती हूँ। अनुस्वार कहता है, देखो क्या नियम है इसका, आप लोग जानते होंगे। अगर हम लोग बात करें वर्णमाला की, जिन बच्चों ने नहीं समझा वो ध्यान से समझेंगे। वर्णमाला क्या है हमारी, जिसमें क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। ये 5 आपको दिखाई हो रहे हैं। वर्ग का मतलब पूरी लाइन होती है, मैं पूरी लाइन पे आपके लिए लिखूंगी बट अभी मैं सिर्फ 5वां वर्ड लिख रही हूँ, ठीक है। क, ख, ग, घ और क्या हो जाएगा अंग, ठीक है। तो ये 5 है। इसी तरीके से च का लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अणा, निया, ट ठ ड ढ, अणा, त थ द ध, न और प फ ब भ म, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मैंने 5वां वर्ड लिखा है। गौर करोगे तो ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो पंचम स्थान पे ग्रहण कर रहे हैं इनको हम पंचम वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। पंचम वर्ण का मतलब होता है जो 5वां स्थान ग्रहण करता है और 5वां स्थान जो ग्रहण करता है उसका उच्चारण स्थान नाक से होता है। तो पंचम वर्ण क्या होते हैं, नाक से उच्चारित किए जाते हैं और नाक से उच्चारित करने के कारण ये सब क्या है, नासिक के हैं। ध्यान से समझेंगे, एक रूल और एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि वर्णमाला में क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ये सारे वर्ण होते हैं और ये जो अंत में जो 5वां वर्ण होता है उसे हम पंचम वर्ण के नाम से जानते हैं। और ये पंचम जो वर्ण है वो नाक से उच्चारित किया जाता है और नाक से उच्चारित करने को हम नासिके कहते हैं। यही बात मैंने यहाँ भी कही है, यही बात मैंने यहाँ भी कही है। आप थोड़ा सा समझिएगा, ये रूल ये है कि हम लोग हर जगह इस बिंदु को न में नहीं बदल सकते। थोड़ी सी चीजों को अब मैं ऊपर वाला मिटा रही हूँ, मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए लिखा था कि ताकि आपको ध्यान रहे कि मैम ने कल लास्ट क्लास में ये पढ़ा चुकी है, ठीक है। अब देखो इसके नियम को थोड़ा सा समझते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो जैसे कि अगर मैं दंत लिख रही हूँ, ठीक है, अब ये जो दंत है इसे मैं न प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ इसे न। अब इसे कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। बट अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ अंक, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं और भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे चंद्र वर्ड ले लेते हैं। अब चंद्र में मैं या तो मैं इसको ऐसे लिखकर यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। अब मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ तो ये क्या है, ये करेक्ट है। बट इसमें और कुछ वर्ड्सों की बात करते हैं। अब तुम अगर मैं दंड बोलूँ तो दंड को तुम ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। हमें कैसे लिखना है, इसे ऐसे लिखना है। क्या रीजन है कि हमें हर जगह अनुस्वार को, इस बिंदु को ना में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर कर रहे हैं तो कहीं पर ये ना लेकर कुछ और यूज हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसे हम लोग लिख रहे हैं संबंध, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, संबंध,
इसे और इसे दोनों को देखो, दोनों ही अनुस्वार है ना, दोनों का हम लोग क्या बोल रहे हैं, नासिक है, दोनों ही अंक हैं, तो दोनों का उच्चारण स्थान कैसे बदल गया? एक को मैं क्या बोल रही हूँ सम और दूसरे को क्या बोल रही हूँ बंद। इस तरीके का म और न प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं, जबकि वो है तो अनुस्वार ही। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हम ले सकते हैं, जैसे कि ठंडा, डंडा, है ना। तो ये सारे वर्ड जो हैं आपको क्या देखने को मिलेंगे। अब ठंडा हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें ठंडा ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। उसी तरीके से अंडा नहीं लिख सकते, झंडा नहीं लिख सकते, झंडा वर्ड भी कैसे लिखना पड़ेगा हमें। अगर झंडा मैं लिख रही हूँ तो उसे मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। क्या रीजन है कि हर जगह हम लोग अनुस्वार को न में बदल नहीं पा रहे हैं, तो कभी म में बदल रहे हैं, तो कभी ड में बदल रहे हैं, तो बहुत सारे अलग अलग चीजों में बदल रहे हैं। इसका नियम है, ध्यान से सुनेंगे, मैं 2-3 बार बोलूंगी और वर्डों को चेंज करके भी बताऊंगी। इसका नियम ये है कि यदि अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आता है, कोई भी वर्ड यहाँ से मैं आपको टच करके बोलती हूँ, यदि अनुस्वार के बाद, ठीक है, जो भी वर्ण आता है उस वर्ग के पंचम अक्षर में अनुस्वार बदल जाता है। फिर से बोलिए, ध्यान से सुनना, कि जो भी वर्ण आए, कौन सा वर्ण आया है यहाँ पे, अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आए, अनुस्वार ये रहा, इसके बाद कौन सा आया है, ये ड वर्ड आया है। कौन सी लाइन में उत्तर देगी, च छ ज झ, पूरा ही लिख रही हूँ क्योंकि बच्चों को आएगा ही नहीं, ट थ ड ध त थ द ध और प फ ब भ। मैंने पूरे लिख दिए हैं क्योंकि कई बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि क्या वर्ड है ना। देखो जैसे यहाँ पे ड आया, ड कौन सी लाइन में है, देखो ड जो है इस लाइन में, ये रहा, तो ड वर्ग का पंचम, ड यहाँ पे है, तो इस वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होगा, ये, तो ये अनुस्वार किसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा। ठीक है, फिर से बोलिए, ध्यान से सुनिएगा। कोई और वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं दंत, दंत, ध्यान से देखिएगा। अनुस्वार के बाद, अनुस्वार ये रहा, अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है, त वर्ण आया है, इस वर्ण के वर्ग के पंचम अक्षर में अनुस्वार बदल जाता है। तो अनुस्वार देखो कौन से वर्ग, कौन सा वर्ण आया है, त आया है, और त जो है वो कौन से, त वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, न है। इसीलिए अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है उस वर्ण के वर्ग के पंचम अक्षर में अनुस्वार बदल जाता है। मैं आप लोगों के लिए फिर से बोल देती हूँ, आप नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये नियम बहुत ज़रूरी है। अभी मैं कई वर्ड पे आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। तो अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आता है उस वर्ण के वर्ग के पंचम अक्षर में अनुस्वार बदल जाता है। इसी तरीके से हम लोग अभी संबंध की बात करते हैं। मैं यहाँ पे ये मिटा रही हूँ, दोबारा लिखकर आपको दिखा रही हूँ। अब ये अंक कैसे लिखेंगे, देखो अपनी कॉपी में भी लिखकर कोशिश कर सकते हो कि अंक है, देखो ये अ है और ये अनुस्वार है। ठीक है, इस अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आया है, क आया है, तो मैं क की लाइन देख रही हूँ। अब क का पांचवा वर्ण कौन सा है, अंग, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, अंग। ध्यान रखोगे अनुस्वार हमेशा आधा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे आधा ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये क। ठीक है, तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे, ये दोनों ही करेक्ट है स्पेलिंग में। उसी तरीके से देखो चंद्र भी आपको समझ आ रहा होगा, अनुस्वार के बाद द आया है और द के पंचम वर्ग कौन सा है, त थ द, द का पंचम वर्ग है न, इसलिए क्या लगा दिया चंद्र। दंड, द लिखा, अनुस्वार हटाना है तो उसके बाद वाले वर्ण को देखा, ड आया है, तो ड का पंचम वर्ण कौन सा है, ड कौन सा है, ये रहा, इसका पंचम वर्ण कौन सा है, ये रहा, तो हम क्या लगा देंगे आधा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दंड। स, ध्यान से देखोगे अपने आप ही प्रैक्टिकली अप्रोच में समझ आ जाएगा। अनुस्वार के बाद पहला वर्ण कौन सा है, ब, ब का पंचम वर्ण कौन सा है, म, इसलिए मैंने क्या लगाया म, और दूसरा फिर वापस लिख दूंगी ब। फिर अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आया है, ध, ध का पंचम वर्ण कौन सा है, न, इसलिए क्या लगाऊंगी न, संबंध। ठीक है, चाहे मैं ठंडा, अंडा, झंडा, कोई भी वर्ड ले लो, सब में आपको यही लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से क्लियर है, ये हमारा अनुस्वार का नियम है। इसलिए हम लोग हर जगह अपने मन से न म नहीं उच्चारण करते हैं, हम एक नियम के अंतर्गत इस शब्दों को इस तरीके से लिखते हैं। तो ये वर्तनी की दृष्टि से भी जरूरी है आना। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया। दूसरा नेक्स्ट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज करके देखकर
आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बात करेंगे हम लोग, अनुस्वार हो चुका है, विसर्ग आपको समझ आ गया है। विसर्ग तो है अह, कंठ वर्ण है ये, क्योंकि कंठ से बोला जाता है, ठीक है। और संस्कृत में इसका बहुत ही अच्छा शुद्ध प्रयोग है, हमारी हिंदी में इसका बहुत कम प्रयोग है। विसर्ग के लिए एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप में बोला जाए तो ध्यान रखोगे जिसमें विसर्ग लगा होता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो अति शुद्ध होते हैं, ना कि हिंदी के। जैसे छे आप लोग लिखते हो, ये वाला भी देखा होगा, ये वाला भी देखा होगा, तो इसमें से ये वाला ही करेक्ट होगा। उसी तरीके से हम लोग कोई भी वर्ड ले लें जिसमें विसर्ग है और वो संस्कृत का शब्द है तो शुद्ध उसी को मानेंगे। क्लियर है? इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि आजकल थोड़ा सा जो गरम या गर्म बोलते हैं उसमें से ये वाले को शुद्ध माना जाता है, तो पीआरटी में खासकर गरम इसी रूप में देखा गया है, तो ये आपका शुद्ध रूप है। अब मैं थोड़ा सा आपको व्यंजन के बारे में बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, स्वर के बारे में स्वर के भेद भी क्लियर कर देती हूँ मैं आपको, क्योंकि स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने स्वर के बारे में पढ़ा, स्वर कैसे बनाए गए, उनका उच्चारण स्थान क्या है और अंक क्या है, अनुस्वार क्या है, अंक का नियम क्या है। अब इसके अलावा एक चीज को हमें और देखने को मिलती है, ये, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं इसको? अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जिसका उच्चारण स्थान नाक और मुख दोनों से है। अंक का भी नाक और मुख से होता है, वैसे ही अनुनासिक का भी होता है। अनुनासिक का उच्चारण स्थान आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखोगे नाक और मुख की सहायता से जिसका उच्चारण किया जाता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसका प्रयोग जो है आपको कई जगह पर देखने को मिलेगा, जैसे माँ, चंद्र, आँख, है ना। और ध्यान रखोगे कि जिन पे ये चंदा मामा लग जाता है वो 100% तद्भव होते हैं। ध्यान रखोगे इस चीज का कि जिन पे चंदा मामा लग जाए वो तद्भव होते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पर आँख लिखूं और अक्षी लिखूं तो पूछा जाएगा इसमें से कौन सा शुद्ध है, तो ध्यान रखोगे कौन सा तद्भव है, सॉरी शुद्ध नहीं तद्भव है, तो तद्भव आपका आँख हो जाएगा। चंद्र और चांद, अगर मैं पूछूं इन दोनों में से तद्भव कौन सा है, चांद और चंद्र, तो ध्यान रखोगे जिसपे चंदा मामा लगा है वही क्या है आपका शुद्ध माना जाए, मतलब तद्भव माना जाएगा। इस तरीके से और बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि मैं कौन कौन से वर्ड बोल सकती हूँ, कूप का क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से और कौन से वर्ड्स हैं, वैसे धूम्र का धुआं, कंच का कांच, अंधकार का अंधेरा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जिन पे चंदा मामा का प्रयोग होता है, तो वो सब आपके क्या हैं, तद्भव शब्द माने जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, वो भी बताती हूँ। एक तो आपको मिलेगा ये वाला, इसे हम आगत के रूप में जानते हैं। आगत का मतलब होता है आया हुआ, इसका मतलब जो कि क्या कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हमारी भाषा है संस्कृत से नहीं निकला हुआ है, वो किससे निकला हुआ है, आगत से निकला हुआ है। जैसे ये आया हुआ है, इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ। ये जो है हिंदी के शब्दों में प्रयोग नहीं होता, ये एक मात्रा के रूप में प्रयोग होता है, इसको औ भी कहते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। तो ध्यान रखोगे ये जो है ये आपको हमेशा अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा चीज और बता देती हूँ आपको मैं कि जैसे कि मीन्स पहले जमाने में अगर पहले की बात करें तो अंग्रेजी शब्दों को होर्डिंग लगाते थे या कहीं भी अंग्रेज जो लगाते थे तो हिंदुस्तानी पढ़ नहीं पाते थे, और अंग्रेजों को उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की वजह वो क्या सोचने लगे कि क्यों ना हम अंग्रेजी को ही इस तरीके से लिखें कि सामने वाले को समझ भी आ जाए, हिंदुस्तानी को प्रॉब्लम भी ना हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शब्दों को हमारी देवनागरी लिपि में लिखना शुरू कर दिया। बट दिक्कत क्या है, देखो आपने कई बार देखा होगा कि हम हॉस्पिटल होता है ना, अब हॉस्पिटल में अपनी ओ की मात्रा लगा दे तो क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल। कॉलेज को अगर को की मात्रा लगा दे तो कॉलेज, है ना। कॉल को की मात्रा लगा दे तो कोल, तो इसका मतलब कि शुद्ध उच्चारण नहीं हो पा रहा था। इस कारण से हमने एक नई मात्रा का निर्माण किया जिसको हमने क्या कहा, औ या आगत के रूप में जानने लगे। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर बात करूं तो डॉक्टर, अगर डॉक्टर में से ये वाला हटा दो तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर। जैसे देशी भाषा का प्रभाव भी हम लोग बोलते हैं, तो देशी भाषा का प्रभाव इसीलिए पड़ता है क्योंकि हम अपनी मात्राएं लगाते हैं, ओ की मात्रा लगाते हैं, है ना। तो इस तरीके से डॉक्टर हो गया, कॉलेज हो गया, कॉल हो गया, लॉरी हो गया, तो
एक लाइन आप लोग लिख लेंगे अपने नॉलेज के लिए कि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए हम इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ अब मैं आपको थोड़ा सा स्वर के भेदों के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो सामान्य हिंदी में स्वर के भेद हमें 3 ही पढ़ने हैं। वैसे तो हम नाक के जीभा के आधार पर भी स्वर के भेद कर सकते हैं और उसके साथ साथ होठों ओष्ठ की आकृति के आधार पर भी स्वर के भेद कर सकते हैं। बट अभी तक फिलहाल सामान्य परीक्षाओं में इनके बारे में नहीं पूछा जाता है, परंतु हाँ वो सांस की मात्रा के आधार पर स्वर के भेद जरूर पूछते हैं। तो आज मैं आपको जो भेद करा रही हूँ वो भेद किसके भेद हैं? ये स्वर के भेद है, ध्यान रखेंगे। और ये स्वर के जो भेद हैं ये सांस की मात्रा के आधार पर है, सांस की मात्रा के आधार पर है। इस आधार पे हमारे पास 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। बेसिकली देखें तो 2 हैं, पर तीसरा भी आपको करना जरूरी है। एक है जिसको हम हर्ष स्वर कहते हैं या इसको हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं और तीसरा जो है उसको हम अल्प स्वर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे ये लघु हर्ष क्या है, पहले इसी को समझ लेते हैं। सांस की मात्रा का मतलब है कि कुछ स्वरों के उच्चारण के लिए हमें सांस की मात्रा कम या ज्यादा लगानी पड़ती है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, उच्चारण करते समय आप ध्यान रखोगे अ आ ई उ ऊ, एक में कम एक में ज्यादा, एक में कम एक में ज्यादा। इसका मतलब कुछ स्वर एक ऐसे नहीं मनमानी नहीं लगा रहे हम लोग कम और ज्यादा। इसका रीजन है क्योंकि जो स्वर एक मात्रा से बने हुए हैं उनमें सांस की मात्रा कम लगानी है और जिनमें 2 स्वर की मात्रा का समय लगा है तो उन्हें थोड़ा ज्यादा समय लेके बोलना है। तो इसका मतलब क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगती है उन्हें हम लघु स्वर कहते हैं, पर जिन स्वरों के उच्चारण में सांस की मात्रा ज्यादा लगती है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जहां पर ध्यान रखोगे यहाँ पे एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय नहीं नोट डाउन कर देती हूँ। और यहाँ पे कितनी मात्रा का समय लगेगा? यहाँ पर 2 मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ दीर्घ से भी, पल्लव स्वर में ध्यान से सुनेंगे, दीर्घ से भी 2 गुना ज्यादा समय लगे उन्हें हम पल्लव स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में बोला गया है ओम, ओम तो जानते हो आप लोग, बट इसको एक चीज और बता देती हूँ, ओम को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक निशान आपको नजर आता है, जैसे राम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो स्ट्रेस देने वाले, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, आप लोग कभी रामायण या रामलीला देखने गए होंगे तो वहां पे जो सीता या राम जो एक्ट करते हैं, जो भी डायलॉग्स डिलीवर करते हैं, तो उसमें वो ना बहुत लयात्मक वे में करते हैं, हे सीते, है ना, लाइक दैट। तो आप ध्यान रखोगे कि जब वो बोलते हैं तो वो खींच कर बोलते हैं, स्ट्रेस देके बोलते हैं, वो पल्लव स्वर है। तो ये सामान्य तौर पर हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर इस चिन्ह का प्रयोग हो तो समझ लो वो पल्लव स्वर है। तो यहाँ हर्ष स्वर का मतलब है जहाँ सांस की मात्रा कम लगे या एक मात्रा का समय लगे, या दीर्घ 2 मात्रा का समय लगे, पल्लव या ओम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं राम, या ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। अच्छा, इसमें कौन कौन से आएंगे ये भी देख लेते हैं। इसमें एक तो अ होता है, फिर यहाँ आ होता है, यहाँ ई होती है तो यहाँ पे बड़ी, यहाँ ऊ होता है तो यहाँ पे बड़ा ऊ, और यहाँ री होता है। बट बाकी जो बच गए, क्योंकि ये सब एक मात्रा से बने हुए हैं और ये 2 मात्राओं से बने हुए हैं, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? छोटा ए आ जाएगा, बड़ा ए आ जाएगा, प्लस छोटा ओ आ जाएगा और बड़ा ओ आ जाएगा। तो आप ध्यान रखोगे हर्ष स्वर जो 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। इन्हीं लघु स्वर को हम लोग मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इन्हीं दीर्घ स्वर को हम लोग संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ लिख रही हूं मैं, संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। संधि स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोग संधि से बने हुए हैं, 2 वर्णों के मेल से इनका निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से हमारे स्वर के भेद जो हैं तैयार होते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, आज की क्लास आप सभी को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यंजन करेंगे, क्योंकि स्वर ही इतना बड़ा था कि 2 क्लास में खत्म हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यंजन के साथ स्टार्ट करेंगे। नमस्कार।